तो यूनिट नंबर 2 जो है इसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहली पॉइंट होता है वांट्स। तो इस यूनिट की स्टार्टिंग होती है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसमें वांट्स क्या है। अब वांट्स के बहुत सारे मतलब फीचर्स होते हैं। जैसे पहला फीचर कि वांट्स अनलिमिटेड होता है, तो हर इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, खूब सारी होती हैं। दूसरा है सब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है कि मेरी वांट अलग होगी, आपकी वांट अलग होगी। हो सकता है मुझे अभी पानी पीने का मन कर रहा है, हो सकता है आपका अभी खाना खाने का मन कर रहा है, तो वांट्स सब्जेक्टिव होती हैं। तीसरा होता है सैटिएबल। सैटिएबल का मतलब होता है कि जो सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो अगर मेरा पानी पीने का मन कर रहा है, मैं पानी पी लूँगा तो मेरी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। आपका खाना खाने का मन कर रहा है, आप खाना खा लोगे तो आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। चौथा होता है कॉम्पीटिंग। हमारी वांट्स आपस में कॉम्पीट करती हैं कई बारी, कि मेरा पानी पीने का भी मन कर रहा है, या मेरा मन कर रहा है कि मैं खाना खा लूँ, या मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ाई कर लूँ। तो अब कई बार मेरी वांट्स आपस में कॉम्पीट करती हैं, तो मुझे फिर सोचना पड़ेगा कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो वांट्स आपस में कॉम्पीटिंग भी हो जाती हैं कभी कभी। पांचवा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कई बार वांट्स हमारी कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए तो उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मेरी वांट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है कि पढ़ाई करूँगा तो फिर मैं आगे गाड़ी खरीद सकता हूँ, या जो भी मेरा मन कर रहा है, जो भी मेरी वांट्स हैं वो कई बार एक दूसरे के सपोर्टिव में काम करती हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। और छठा फीचर होता है डिफरेंट इंटेंसिटी। इसमें मैंने आपको बताया था कि कई बार वांट्स जो होती हैं उनकी इंटेंसिटी अलग होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप जैसे कोई चीज़ पाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मन करता है कि ये तो मुझे चाहिए। कुछ चीज़ें आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हैं, नहीं मिला तो चल जाएगा। तो कुछ वांट्स आपकी हाई इंटेंसिटी की होती हैं, कुछ वांट्स आपकी लो इंटेंसिटी की होती हैं। तो वांट्स जो हैं वो अलग अलग इंटेंसिटी की हो सकती हैं। मतलब कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मन करता है पाने का, कुछ चीज़ें आप कम मन करता है, छोड़ भी सकते हो। तो बेसिकली वांट्स जो होती हैं वो इंसान की वो ये अलग अलग फीचर्स रखते हैं। अब इन वांट्स को हम मेनली तो दो लेकिन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोल देते हैं नेसेसरीज़। नेसेसरीज़ मतलब हो गया जो जीवन के लिए ज़रूरी है, खाना, कपड़ा, घर, रोटी, ये सब चीज़ें। दूसरी होती हैं लग्जरीज़। लग्जरीज़ का मतलब हो गया कि जो चीज़ें एसेंशियल नहीं है लिविंग के लिए, कि भाई आपको जैसे फ़रारी ख़रीदनी है तो बिना फ़रारी के भी आपका जीवन चल सकता है, तो वो एक लग्जरी गुड हो गया। लेकिन नेसेसरीज़ और लग्जरीज़ के बीच में लाए करते हैं कंफर्ट्स। तो कंफर्ट्स मतलब हो गए थोड़ा नेसेसरीज से ऊपर, लग्जरी से थोड़ा कम, कि ठीक है हमें घर चाहिए, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी हो, तो दैट इज़ बेसिकली कंफर्ट्स। तो हम अपनी वांट्स को 3 तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं। अब इसमें जो पहला मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है यूटिलिटी का। अब यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी का मतलब होता है बेसिकली सेटिस्फैक्शन। अब आपको भूख लग रही है, आपने बर्गर खाया या आपने पिज़्ज़ा खाया, तो आपको बर्गर खा के मज़ा आएगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो इस सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कह देते हैं। बाकी यूटिलिटी जो होती है उसका मतलब यूज़फुलनेस नहीं होता, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो मान लो, या आप सिगार कंज्यूम करते हो मान लो, तो आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, यूटिलिटी तो मिल रही है, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, उल्टा हार्मफुल है। तो यूटिलिटी और यूज़फुलनेस अलग अलग बातें हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यूटिलिटी जो होता है वो एथिकली न्यूट्रल होता है। एथिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि यूटिलिटी कभी ये नहीं कहती कि भाई आप ये चीज़ खाओ, इससे ज़्यादा अच्छा है, ये मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अब किसी को अगर दूध पी के मज़ा आ रहा है तो वो दूध पी रहा है, किसी को अल्कोहल पीने में मज़ा आ रहा है वो अल्कोहल पी रहा है, तो यूटिलिटी तो दोनों में है। तो यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब वो कभी अच्छा या बुरा नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि मतलब आपको मज़ा आ रहा है। अब चाहे मिल्क पी के मज़ा आ रहा हो, चाहे आपको अल्कोहल पी के मज़ा आ रहा हो, तो यूटिलिटी जो है वो जज नहीं करता है। अच्छा, अब यूटिलिटी में 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक एल्फ्रेड मार्शल ने बताया और दूसरा एलन एंड हिक्स ने बताया। एल्फ्रेड मार्शल का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और हमें मज़ा आता है तो हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने एक टर्म दे दी यूटिल्स, कि जैसे मैंने मान लो बर्गर खाया, तो बर्गर खा के मुझे मज़ा आया और उसको हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी 90 यूटिल्स। लेकिन जे.आर. हिक्स जो है उनकी थ्योरी अलग है, उसमें उन्होंने बोला कि हम
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते यूटिलिटी को, लेकिन हम सिर्फ अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं, हम सिर्फ अपनी रैंक बता सकते हैं। आप ये बता सकते हो कि मुझे बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा कम अच्छा लगता है, या कोई दूसरा बच्चा ये बोल सकता है कि सर मुझे बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा कम अच्छा लगता है। तो आप अपने प्रेफरेंसेस बता सकते हो, लेकिन आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मज़ेदार बात यह है कि चैप्टर में हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें एल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच भी पढ़नी पड़ती है और जे.आर. हिक्स की भी पढ़नी पड़ती है। पहले लेकिन एल्फ्रेड मार्शल की पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हीं ने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी थी। तो एल्फ्रेड मार्शल की कहानी जो होती है उसमें मेनली पहला अजम्पशन होता है कि एक तो कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। रैशनल का मतलब होता है कि कंज्यूमर अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखेगा। कि भाई मान लो एक जगह उसको 2 बर्गर और 3 पिज़्ज़ा मिल रहे हैं और दूसरे बंडल में उसको 3 बर्गर और 3 पिज़्ज़ा मिल रहे हैं, तो वो 3 बर्गर 3 पिज़्ज़ा की तरफ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको मज़ा ज़्यादा मिल रहा है। सिंपल, रैशनल। दूसरा होता है कि यूटिलिटी कार्डिनल है, ऑब्वियसली, यानी कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तीसरा होता है कि यूटिलिटी जो है वो हम मनी की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अभी आगे भी आएगा, कि जब हम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में भी मेजर करेंगे, ऐसा एल्फ्रेड मार्शल ने बोला, अजम्पशन। चौथी अजम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर कंजम्पशन जब करते हैं तो उसमें टाइम गैप नहीं रखते। मतलब आप एक बर्गर खाओगे अभी, तुरंत दूसरा खाओगे, तुरंत तीसरा खाओगे, उसके बाद तुरंत चौथा खाओगे, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि एक बर्गर आपने सुबह खाया, दूसरा बर्गर फिर दिन में खा रहे हो, तीसरा बर्गर शाम को खा रहे हो, तो फिर नहीं चलेगा। आपको बैक टू बैक कंज्यूम करते रहना है, कॉन्टिन्यूटी से कंजम्पशन करनी है। ये अजम्पशन मार्शल ने बोली थी। बाकी प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि सारे बर्गर बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए। ऐसा ना हो पहला बर्गर तो अच्छा था, दूसरा बर्गर बेकार था, तो फिर बेकार, फिर गलत हो जाएगा। सारे बर्गर्स बिल्कुल होमोजीनियस होने चाहिए। और छठी अजम्पशन ये थी कि गुड्स जो हैं वो काउंटेबल हों, डिविजिबल हों, मतलब हम काउंट कर सकते हैं। तो बर्गर को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो प्रोडक्ट जो है वो डिविजिबल एंड काउंटेबल होना चाहिए। अब उन्होंने, मार्शल ने अपनी कहानी में 2 टर्म्स यूज़ करे। एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होता है टोटल यूटिलिटी। बहुत ही सिंपल टर्म्स है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब तो है कि आप हर बर्गर जब कंज्यूम करते हो तो आपको कितना मज़ा आता है। तो वेरी सिंपल, लेट्स से आपने पहला बर्गर खाया तो आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा बर्गर खाया तो 9 यूटिल्स का मिला, तीसरा बर्गर खाया तो 6 यूटिल्स का मिला, चौथा बर्गर खाया तो 2 यूटिल का मिला, 5वें बर्गर पर आप आकर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आपकी यूटिलिटी 0 हो गई। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी कि सैचुरेशन। और फिर अगर आपको कोई छठा बर्गर खिला दे ज़बरदस्ती, तो तब आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा, यानी कि आपकी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो गया, -3 यूटिल्स। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है। लेकिन जब हम इनको ऐड कर लेते हैं टोटल, तो वो बन जाती है टोटल यूटिलिटी। जैसे एक बर्गर की 10 यूटिल, लेकिन 2 बर्गर की टोटल मिलाकर हो गई 19 यूटिल्स, 3 बर्गर की टोटल मिलाकर हो गए 25, 4 बर्गर के टोटल मिलाकर हो गए 27, 5 बर्गर के 27, 6 बर्गर के 24। तो इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अब इसमें मार्शल ने एक लॉ दिया था, वो आपको याद होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे जैसे हम बर्गर ज़्यादा खाते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, मतलब सेटिस्फैक्शन कम होता रहता है। आपको बर्गर की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी लेकिन सेटिस्फैक्शन कम होता रहेगा। इस बात को लॉ ऑफ DMU कह देते हैं। बाकी फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी का सिग्मा MU, मतलब सबको जोड़ लो, और MU का फॉर्मूला है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स, मतलब बेसिकली कितना चेंज हुआ टोटल यूटिलिटी में डिवाइड बाय कितना चेंज हुआ यूनिट्स में। इसीलिए हम MU को कहते हैं स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी का स्लोप जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अब इसका रिलेशन इसी शेड्यूल से शो हो जाता है। रिलेशन बहुत ही सिंपल होता है, तो आप डायग्राम पे देख के समझ सकते हो कि टोटल यूटिलिटी जो होता है, आप ग्रीन कर्व को फोकस करना, टोटल यूटिलिटी वो पहले इंक्रीज होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, उसकी पीठ ऐसा झुकी हुई रहती है। लेकिन फिर जब वो एक पॉइंट पर मैक्सिमम पर पहुंच जाता है उसके बाद फिर वो फॉल हो जाता है ना। तो ग्रीन कलर का अगर आप कर्व को देखोगे तो उसको आप ऐसे देखोगे कि वो इंक्रीज़ करा डिमिनिशिंग रेट पर, उसके बाद मैक्सिमम पर पहुंचता है और फिर वो फॉल हो जाता है। और साथ ही साथ MU को अगर उसमें हम ऐड कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा रिलेशन
कि जब तक MU पॉजिटिव है तब तक तो TU इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब MU ज़ीरो होता है वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और जब MU नेगेटिव जोन में चला जाता है तब टोटल यूटिलिटी फॉल कर जाती है। तो ये बेसिकली रिलेशन हो गया TU और MU का, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। बेसिकली इस पर एक MCQ पूछ लेता है, कोई भी रिलेशन पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ TU क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए। बाकी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऑब्वियसली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, कि भाई जैसे प्रेस्टीजियस गुड्स हैं या कुछ गुड्स जो आपको अच्छे लगते हैं या जो आपकी हॉबीज़ हैं, वहाँ पर ये लॉ ऑफ DMU नहीं चलता। मतलब वहाँ पर ये होता है कि आप जितना ज़्यादा कर रहे हो, जितने ज़्यादा यूनिट्स ले रहे हो, उतना मज़ा और आता है। तो जैसे मान लो आपको कोई चीज़ करना पसंद है, आपको खेल कूद करना पसंद है, आपको इंस्टाग्राम पर रील्स देखना पसंद है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जितना आप देखोगे उतना और मज़ा आता रहेगा। तो वहाँ पर लॉ ऑफ DMU नहीं चलता, तो वो एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। बाकी ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं TU और MU निकालने के, तो ये कई बार आपसे MCQ के अंदर पूछ लेता है ना, तो वो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे 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 TU से MU या MU से TU निकलता है। अच्छा, फिर हमने करा था इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्शल के हिसाब से कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। तो उसकी एक कंडीशन याद रखनी है, MU इज़ इक्वल टू प्राइस, सिंपल, ख़त्म। अब यहाँ पर MU का मतलब क्या है? MU का मतलब है कि आप कितने रुपए पे करना चाहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाउ मच यू आर विलिंग टू पे, आप कितने रुपए पे करना चाहते हैं। और PX का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस, वो तो सिंपल हो गया। तो जैसे मान लो आप पहला बर्गर खाना चाहते हो, तो पहले बर्गर के लिए लेट से आप 5 रुपये पे करना चाहते हो, तो MU हो गया 5। दूसरे बर्गर के लिए 4 रुपये पे करना चाहते हो, MU हो गया 4। तीसरे बर्गर के लिए 3 रुपये पे करना चाहते हो, एंड सिमिलरली चौथे बर्गर के लिए 2 रुपये, पाँचवें बर्गर के लिए 1 रुपये पे करना चाहते हो। तो MU का मतलब तो हो गया ये, लेकिन एक्चुअल प्राइस एज्यूम कर लेते हैं बर्गर की है 3 रुपये, तो पहले बर्गर की भी 3, दूसरे की भी 3, तीसरे की भी, सभी की 3 रुपये चलती रहेगी। तो जिस लेवल पर आप देख सकते हो थर्ड बर्गर पर आपका प्राइस और MU बराबर है, वहाँ पर बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और मज़ेदार बात ये होती है कि वहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो होता है। कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस होता है डिफरेंस बिटवीन MU एंड PX। तो ये हमने डायग्राम पर भी समझा था कि अगर हम MU के कर्व को देखें तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो जितना आप येलो कलर का एरिया देख रहे हो डायग्राम पर, जहाँ पर MU ज़्यादा है PX कम है, तो येलो कलर वाले एरिया को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। लेकिन जितना ब्लू कलर का एरिया देख रहे हो डायग्राम पर, यानी कि जहाँ पर PX ज़्यादा है MU कम है, तो उसको लॉसेस बोलते हैं, यानी कंज्यूमर को वहाँ पर नुकसान लगता है। तो एक ही पॉइंट पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पर होता है, थर्ड बर्गर पर। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर सरप्लस आपको बताया मैंने, फॉर्मूला याद रखना है MU माइनस PX, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं। बाकी कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो होगा इक्विलिब्रियम पर, ये हमने देख ही लिया। अब कंज्यूमर सरप्लस की एप्लीकेशन कई बार पूछ सकता है या पता होनी चाहिए, तो बिजनेसेस भी इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे बिजनेस जो कर रहे हैं लोग, मैनेजर्स, वो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। उन्हें पता रहता है कि कंज्यूमर सरप्लस में है तो हम अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा सकते हैं। सरकार भी इस चीज़ को यूज़ करती है, फाइनेंस मिनिस्टर भी मतलब टैक्स लगाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पर जहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से सरकार हो गई या फर्म्स हो गए या कह लो कुछ और बिजनेस फर्म्स हो गए, उनको ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल रहता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं कंज्यूमर सरप्लस के। ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ क्यों करा इसको कॉन्सेप्ट को, कि इसके अजम्पशन अनरियलिस्टिक हैं। अब ऑब्वियसली हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, कितना अजीब सी बात है कि एक बर्गर खाने पर हम कह रहे हैं 10 यूटिल मज़ा आया, तो ये मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ है। दूसरा ये कि नेसेसरी गुड्स जो होते हैं वहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस इन्फिनिटी हो सकता है, क्योंकि भाई देखो कपड़ा, रोटी, मकान, ये तो सबको चाहिए, और ये तो ऐसी चीज़ें कि मतलब इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो इन चीज़ों के अंदर कंज्यूमर सरप्लस हमारा बहुत ज़्यादा होता है। कई बार मतलब हम कह देते हैं हाइपोथेटिकली कि इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि इसकी तो हमको सबको इतनी ज़्यादा चाहत है कि हमें तो ये लेना ही लेना है, नहीं तो हम कैसे जिएंगे। बाकी इसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस कभी कभी सब्सटीट्यूट्स के होने से प्रभावित हो सकता है। अब मान लो बर्गर की जगह मुझे कोई और सस्ता सब्सटीट्यूट दिख गया, तो फिर पता चला मैं बर्गर खाना ही बंद कर दूं, तो ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा डायग्राम था बेसिकली, कि आप बस फोकस करना मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट ये था कि मान लो प्राइस कम हो गया,
ठीक है। तो जैसे ही प्राइस कम होगा तो ये तो हमें पता है कि डिमांड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जैसा आप देख रहे हो, है ना। प्राइस P से P1 हो गया तो क्वांटिटी Q से Q1 हो गई, बढ़ गई। लेकिन इसके पीछे जो कंज्यूमर सरप्लस में चेंज हुआ वो आपको बड़े ध्यान से याद रखना है कि जब कंज्यूमर सरप्लस में चेंज होता है उसमें दो बातें होती हैं, ये बादल इंपॉर्टेंट है कि जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है, उसमें दो बातें होती हैं। पहला, जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं, और दूसरा नए ग्राहक जो होते हैं, नए बायर्स, वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों बातें मिल जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसी पर MCQ पूछता है। तो जब प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर सरप्लस दो रीज़नों से बढ़ता है। पहला, एग्जिस्टिंग बायर ज़्यादा खरीद रहे होते हैं, और दूसरा, कुछ नए ग्राहक भी आ जाते हैं। तो ये बेसिकली पॉइंट MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी MU कर्व को हम डिमांड कर्व कहते हैं, नॉर्मल बात है, और एरिया अंडर MU कर्व को TU कहते हैं, ये भी कई बार MCQ में पूछ लेते हैं। अच्छा, फिर आते हैं इसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी में। ऑर्डिनल यूटिलिटी थी JR हिक्स वाली या एलन वाली। अब इसमें पूरी कहानी ही अलग है, इसमें कोई यूटिलिटी को मेजर करने की बात नहीं है, इसमें कोई उन्होंने बोला नहीं कि ऐसा कुछ होता है। तो पहले तो इनकी अजम्पशंस थी कंज्यूमर रैशनल है, ठीक है। दूसरी अजम्पशन ये भी थी कि उसकी प्रेफरेंस मोनोटॉनिक होती है। मोनोटॉनिक का मतलब ये है, वही रैशनल वाला ही पॉइंट है मेनली, तो कि कंज्यूमर जो है जिसको अगर एक गुड भी ज़्यादा मिलेगा किसी भी बंडल में तो फिर वो ही बंडल प्रेफर करेगा। तो इस चीज़ को मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोल दिया कि अगर एक गुड भी ज़्यादा मिला तो फिर मेरी प्रेफरेंस उस बंडल पर हो जाएगी। तो इसको मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोल देते हैं। मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में कंज्यूमर रैशनल ही है। तीसरी अजम्पशन थी कि चॉइसेस जो हैं वो ट्रांजिटिव होती हैं, यानी कि अगर आपको बर्गर ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा से और पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है मोमोज से, मान लो, तो हम ये अपने आप एज्यूम कर लेंगे कि आपको इसका मतलब बर्गर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो ऑटोमेटिकली मोमोज से ज़्यादा पसंद ही होगा, ये मान लिया जाएगा। तो ये बेसिकली चॉइसेस जो होती हैं वो ट्रांजिटिव मानी जाती हैं। अब JR हिक्स ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया बजट लाइन का। बजट लाइन वेरी सिंपल कि भाई मान लो आपके पास 40 रुपये हैं, ठीक है ना। तो आप 40 रुपये में, ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया खरीद लोगे, तो आपका एक बजट होता है। तो आप अगर 40 रुपये लेकर घर से निकले हो तो ये रेड कलर की जो लाइन देख रहे हो ये 40 रुपये डिनोट कर रही है, आपका बजट है, इससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। तो आप इसमें जितने भी पॉइंट्स देख रहे हो वो इसका मतलब है कि आप 40 रुपये खर्च कर रहे हो। लेकिन एक पॉइंट आप अंदर देख रहे हो, ये वाला A पॉइंट है ना। A पॉइंट का मतलब है कि आप कम खर्च कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, A पॉइंट का मतलब है। और एक पॉइंट आप बाहर देख रहे हो H को बोलते हैं अनअटेनेबल, मतलब आप H पॉइंट पे खर्च नहीं कर सकते, वो आपके बजट से ही बाहर होता है। बाकी बजट लाइन की एक इक्वेशन होती है वेरी सिंपल, Px इंटू QX प्लस Py इंटू QY इज इक्वल टू M। Px मतलब गुड X का प्राइस, QX मतलब गुड X की क्वांटिटी, प्लस Py मतलब गुड Y का प्राइस, प्लस इंटू QY मतलब गुड Y की क्वांटिटी। तो बेसिकली ये एक्सपेंडिचर डिनोट करता है कि आप गुड X पर कितना खर्चा कर रहे हो, गुड Y पर कितना खर्चा कर रहे हो, मतलब टोटल खर्चा कितना कर रहे हो। तो आपका टोटल खर्चा आपके मनी इनकम के बराबर होना चाहिए या होगा ही, ये बेसिकली बजट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है बजट कॉन्स्टेंट। वो भी सेम ही बात है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कहानी को। उसमें हम कहते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर नॉट ग्रेटर देन मनी इनकम होना चाहिए, यानी कि खाली इक्वल टू नहीं बोलते, हम बोलते हैं नॉट ग्रेटर देन मनी इनकम, यानी कि वो खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनकम से। तो उसको बजट कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया। लेकिन बजट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका स्लोप। स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढलान। उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ गुड X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड Y, यानी कि इंग्लिश बन गई रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। सिंबल हो गया Px अपॉन Py, जिसको दूसरे टर्म्स में मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, MRE। ये आपको याद रखना है। बाकी बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाती हैं कई बार। मान लो आपकी इनकम बढ़ गई या दोनों प्राइसेस के गुड्स कम हो गए तो बजट लाइन बढ़ भी जाएगी या बजट लाइन कम भी हो जाएगी, है ना। इनकम कम हो गई या गुड्स महंगे हो गए तो उस केस में बजट लाइन आपकी राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट बजट लाइन का याद रखना है। अब बजट लाइन के शिफ्ट के बाद अगला कहानी JR हिक्स ने बताई कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, या आइसो यूटिलिटी कर्व भी इसको कहते हैं। वेरी सिंपल, इसका मतलब ये होता है
कि जैसे मान लो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए जाएं, 1 बर्गर 15 पिज़्ज़ा, 2 बर्गर 11 पिज़्ज़ा, 3 बर्गर 8 पिज़्ज़ा, मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है ABCDE। अब इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन पर अगर हैं, चाहे A पर, चाहे B पर, चाहे C पर, चाहे D पर, चाहे E पर, आपको हर कॉम्बिनेशन में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेम मिलता है। और इन कॉम्बिनेशंस को जब हम एक कर्व पर प्लॉट करते हैं तो इस कर्व को इंडिफरेंस कर्व कह देते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये आप देख ही रहे हो। तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये है कि आपको हर कॉम्बिनेशन पर सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आप इनडिफरेंट हो, आपके लिए सारे पॉइंट्स बराबर हैं। हाँ, अब इसमें जो हम पिज़्ज़ा को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जैसे हमारा पिज़्ज़ा पहले 15 था, फिर 11 हो गया, तो आपने 4 पिज़्ज़ा सैक्रिफाइस करे। उसके बाद आपने नेक्स्ट 3 पिज़्ज़ा सैक्रिफाइस करे। उसके बाद नेक्स्ट आपने 2 पिज़्ज़ा सैक्रिफाइस करे। उसके बाद नेक्स्ट आपने 1 पिज़्ज़ा सैक्रिफाइस करा। तो ये जो सैक्रिफाइसेस चल रहे हैं पिज़्ज़ा के 4, 3, 2, 1, इन्हें बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, चौथे कॉलम में जो आप देख रहे हो। तो MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और इस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। बाकी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो होता है वो डिमिनिशिंग होता है। डिमिनिशिंग का मतलब कि ऊपर ज़्यादा होगा स्लोप, ढलान ऊपर ज़्यादा होगी, नीचे थोड़ा कम होगी। तो ये इसकी मतलब खूबसूरती होती है इंडिफरेंस कर्व की, और इसके स्लोप को ही MRS कहते हैं। वैसे तो आपको MRS की अगर वैल्यूज़ याद हो तो वो भी क्या निकली थी, 4, 3, 2, 1। तो इसका जो स्लोप है, इसकी जो ढलान है वो ऊपर ज़्यादा होती है। ऊपर वैल्यू 4 थी, फिर थोड़ा कम थी 3, फिर 2 थी, फिर 1 थी। तो ये इसका स्लोप डिमिनिशिंग होता है, मतलब कम होता रहता है। बाकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन डेल्टा गुड्स गेन्ड, मतलब कितने गुड्स आपने सैक्रिफाइस करे डिवाइडेड बाय कितने गुड्स आपने गेन करे, सिंपल। अच्छा, अब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है क्यों, बिकॉज MRS इज डिमिनिशिंग। अगर वो पूछ ले कॉन्केव होगा क्यों, तो हम कह देंगे MRS इज इंक्रीजिंग। अगर वो कह देगा स्ट्रेट लाइन है क्यों, तो हम कह देंगे क्योंकि MRS इज कांस्टेंट। बाकी एक अदर फॉर्मूला भी डिनोट किया जा सकता है MRS का, जो बादल में लिखा है वो भी याद रखना है, MUX अपॉन MUY, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी x की डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी y की। फिर इंडिफरेंस कर्व की बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला तो है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऑब्वियसली वो हमने डायग्राम पर देखा था। दूसरा ये कि ये कॉन्वेक्स होता है, अगेन आपने डायग्राम पर देखा था। इसके अलावा ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आप देख रहे हो कि पहला वाला डायग्राम है वो गलत है, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा डायग्राम ठीक है, उसमें इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो बस इतनी प्रॉपर्टी है कि इंटरसेक्ट नहीं करना है। बाकी इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व जितना हाई होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो 1 से ज़्यादा 2 पर, 2 से ज़्यादा 3 पर सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। बाकी ये कभी भी x एक्सिस या y एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो ऑब्वियसली मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता। कोई भी गुड तो ना वो x एक्सिस को टच करेगा ना वो y एक्सिस को टच करेगा, तो ये दोनों डायग्राम गलत है। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी टच नहीं करता। अब हिग्स के हिसाब से हमारा इक्विलिब्रियम क्या है, हमें तो उस पर फोकस करना है। वेरी सिंपल कंडीशन पहली तो कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। अब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, MRS, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, PX अपॉन PY। तो हम इन नटशल कह सकते हैं कि MRS और PX अपॉन PY दोनों बराबर होने चाहिए। तो जिस पॉइंट पर ये बराबर होंगे वो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बाकी दूसरी कंडीशन तो थ्योरेटिकल है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो वैसे भी कॉन्वेक्स ही होता है, ना तो वो कॉन्केव होता ना वो स्ट्रेट लाइन होता, तो ये दोनों तो गलत ही डायग्राम है ना। तो इसीलिए सेकंड कंडीशन तो एक थ्योरेटिकल कंडीशन है। बाकी डायग्राम पर हमने समझ लिया था कि भाई अगर हम देखें A पॉइंट, E पॉइंट, B पॉइंट और H पॉइंट जो है, इन चारों पॉइंटों में से इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E है, क्योंकि E पॉइंट पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के, यहाँ पर दोनों कर्व्स का स्लोप बराबर है, जबकि A पॉइंट पर MRS की वैल्यू ज़्यादा होती है और B पॉइंट पर MRS की वैल्यू बल्कि कम होती है। तो A पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं है, B पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं है, और H पॉइंट तो हमारे बजट में ही नहीं है, वो तो वैसे ही अनअटेनेबल है, तो वो भी इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही पॉइंट है, E। तो ये J.R. हिग्स और एलन की अप्रोच थी। तो यही हमने लिखा भी था कि A पॉइंट पर तो कंज्यूमर जो है
वो एक तरह से अभी गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, और बी पॉइंट पर कंज्यूमर जो है वो गुड वाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि वो भी इक्विलिब्रियम नहीं है, और एच पॉइंट तो उसके लिए मतलब है ही नहीं अटेनेबल क्योंकि वो तो उसके बजट से ही बाहर है। तो फाइनली कंज्यूमर जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर रहेगा जो है ई, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये बेसिकली कहानी थी पूरी। तो जे आर हिक्स ने ये बोला था, तो पूरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट।